जो आज पढ़ना है सबके पास हमने बुक दे दी थी और फर्स्ट चैप्टर हमने कहा था आपको कि आप इसको प्रिंट कर लीजिए। जिसने फर्स्ट चैप्टर प्रिंट कर लिया बहुत अच्छा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लीजिए, समझ में आएगा आपको। चलिए कोशिश करते हैं बताने की कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको। आज जो चैप्टर का नाम है हमारी, जो हमें पढ़ना है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। सर कल को आप ये RA15 पास कर लेंगे तो आप एक प्रोफेशनल बन जाएंगे, प्रोफेशनल। और आपके प्रोफेशनल का नाम क्या होगा? रिसर्च एनालिस्ट। आप एक रिसर्च एनालिस्ट बन जाएंगे। फिर आप अपना नाम कैसे लिखेंगे? मान लीजिए आपका नाम है रामू प्रजापति, तो आप अपना नाम कैसे लिखेंगे? रामू प्रजापति RA, या फिर RA रामू प्रजापति। जैसे लिखते हैं ना डॉक्टर रामू प्रजापति, ऐसे ही अब आप अपना नाम लिखेंगे RA रामू प्रजापति, ऐसे। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी डिग्री है, ये अपने आप में आपके लिए एक ऐसी चीज है जिससे कि आपकी अपनी प्रोफाइल भी इंप्रूव होगी। आपके नाम के आगे आप इसे यूज करेंगे, जैसे CA शिवम गुप्ता, CS शिवम गुप्ता, एडवोकेट शिवम गुप्ता, डॉक्टर इंजीनियर शिवम गुप्ता, शिवम गुप्ता B.Ed अपनी डिग्री लिखते हैं। सर ये डिग्री इनके इक्विवेलेंट है ये RA RA की डिग्री इनसे भी ज्यादा अच्छी है। देखिए अच्छा अच्छा। वैसे मैं LLB भी किया हुआ हूँ, MBA LLB। नाउ आई एम डूइंग दिस सिंस, क्योंकि मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ स्टॉक्स में, तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं सर्टिफिकेशन करूँ। चलिए, कोई भी क्वेरी हो तो हैंड रेज कीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन पूछिए, कोई बात नहीं। आगे के लिए मैं आपको बताता हूँ। आपका एक क्वेश्चन आया है कि सर ये RA की बहुत बड़ी डिग्री है। देखिए, बड़ी या छोटी हम कैसे अंदाजा लगाएं? अगर मैं आपसे कहूँ CA बड़ी डिग्री है, डॉक्टर हम नहीं बता सकते। डिग्रीज अपने आप में बड़ी हैं। फाइनेंशियल सेक्टर की सबसे बड़ी डिग्री है RA15 वाली, RA, और एक इक्विटी डेरिवेटिव RA, जो आपकी NISM 8 है। NISM 15 बेसिक डिग्री है, समझ लीजिए जैसे BCom, और NISM 8 मास्टर डिग्री है, समझ लीजिए जैसे MCom या CA। ठीक, तो NISM 15 के बाद आपको NISM 8 कर लेंगे तो आपकी नॉलेज कंप्लीट हो जाएगी। आप मेरे से कुछ क्वेश्चंस जब पुटअप करेंगे तो मैं कुछ क्वेश्चंस ये कह के छोड़ दूंगा, ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैं NISM 8 में दूंगा, क्योंकि मैं सारा तो 15 में नहीं पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो छोटे टाइप के होंगे और आउट ऑफ कोर्स भी होंगे तो आपके आंसर दे दूंगा। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे और वो कोर्स में नहीं भी है, तब भी मैं ज्यादातर आंसर दे दूंगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछोगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन आपके कोर्स में नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शन पूरा का पूरा NISM 8 में है। तो अगर आप NISM 8 हमसे पढ़ेंगे, नेक्स्ट बैच हमारा NISM 8 का ही बनना है, तो NISM 8 में हम आपको उसका आंसर दे देंगे। सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन छोड़ दूंगा, उसके अलावा जो मर्जी पूछिए सब बताऊंगा। और फ्यूचर एंड ऑप्शन को भी बेसिक बेसिक आंसर मैं आपको दूंगा। तो जो भी क्वेरी हो आपने हैंड रेज करना है। तो अभी आपने क्वेश्चन पूछा था, सर ये कितनी बड़ी डिग्री है? तो कितनी बड़ी डिग्री है का आंसर आप ऐसे समझ लीजिए, मैं एक सहारनपुर जिले से हूं जहां पर 250 CA है। CA अपने आप में एक बहुत बड़ी डिग्री है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ठीक है, मैं भी एक CA फर्म से हूं। तो हमारे शहर में 250 CAs हैं, और हम मानते हैं कि 250 भी बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे शहर की पॉपुलेशन 25 लैक्स है। 25 लैक्स में 250 CA, 0.01% सी है। तो हम कहते हैं CA बहुत कम है। लेकिन रिसर्च एनालिस्ट कितने हैं? एक, आपके सामने बैठा है। ठीक है ना? अब अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहां पर लगभग 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 होंगे कोई 1 लाख CA मान लीजिए होंगे। दिल्ली में, दिल्ली और NCR में आपस में मिला के। लेकिन रिसर्च एनालिस्ट कितने होंगे? शायद 50, शायद 100, बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अगली चीज, अगर आपको किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब करनी है, फाइनेंशियल सेक्टर मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी, बैंकिंग का एनालिस्ट वाला जो आपका पार्ट रहता है, उसमें आपको अगर किसी भी शेयर ट्रेडिंग कंपनी मतलब कि एंजल, जीरोधा, इनमें काम करना है, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करना है, तो इन सब के लिए NISM 15 का पास होना जरूरी है। उसके बिना आप जॉब नहीं कर पाएंगे। आप CA बन गए लेकिन जॉब नहीं कर पाएंगे। NISM 15 पास हो, बन जाओ, कर लोगे जॉब। तो NISM 15, NISM 8 फाइनेंशियल बड़े कोर्स हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के सबसे बड़े कोर्स हैं।
और इनको पास करना बहुत मुश्किल है। ये NISM 5 की तरह तुक्के में पास नहीं होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, NISM 5 मैंने भी क्लियर कर लिया है, 15 भी क्लियर हूँ मैं और 8 भी क्लियर हूँ। और जब मैंने 5 क्लियर किया था मैं तब भी पढ़कर नहीं गया था, 15 भी नहीं और 8 भी नहीं, क्योंकि मुझे नॉलेज पहले से थी, मैंने अपनी सब CA में पढ़ लिया था, है ना। CA को NISM 15 से ज्यादा नॉलेज होती है, ये भी फैक्ट है। एक CA को NISM 15 या NISM 8 पास करने वाले से ज्यादा नॉलेज होती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज NISM 15 और 8 वाले को ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूं जो एक CA को भी नहीं होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो शेयर मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस के साथ काम कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा किसी एक की एक लाइव क्लास आपको करा दूं। पिछले बैच में मैंने CA राघव गर्ग जी है, मेरे एक फ्रेंड हैं, उनकी क्लास कराई थी। वो जी बिजनेस पे और CNBC आवाज पे भी आते रहते हैं, और वो सहारनपुर के ही हैं, हमारे शहर के ही हैं, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे। तो मैंने पिछली बार उनकी क्लास कराई थी, उसका मैं डेमो लिंक आपको दे दूंगा बीच में, कभी रिकॉर्डेड क्लास तो दिखाई दूंगा। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि इस बैच में भी एक क्लास में उनकी करा पाऊँ या किसी और की करा पाऊँ, वो एक बाद की बात है, कोशिश करूंगा मैं। चलिए, तो आपके क्वेश्चन का आंसर शायद रामू जी मिल गया होगा कि हमारा NISM 15 कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है। पूरे इंडिया में कुछ ही लोग इसे पास कर पाए हैं, और इसे पास करना एकदम ईजी नहीं होता है। एक बैच में मैंने सिर्फ 12 CA पढ़ाए थे, जो CA थे सारे के सारे, और NISM 15 और 8 मैंने उन्हें पढ़ाया था। और वो कहते थे सर CA बन के भी हमें इतनी नॉलेज नहीं मिल पाई जो आपके बैच में मिल पाई है। और जब मैं ये बैच खत्म करूंगा तो आप लोगों से फीडबैक लूंगा, और मैं गारंटी करता हूं कि आप लोग भी कहेंगे कि हाँ सर, हमें इस बैच को पढ़ने से बड़ा फायदा हुआ है, और आपकी नॉलेज कई गुना बढ़ जाएगी। ये मेरी लाइन आज याद कर लीजिए, क्योंकि मैं पूछूंगा ये लाइन हर बैच में पूछता हूँ। और इस बैच में कुछ स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट पिछले बैच के हैं हमारे, वो इस चीज के गवाह हैं कि हाँ, आपकी नॉलेज कई गुना बढ़ जाएगी। चलिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेरी हो अभी तक किसी की तो एक बार हैंड रेस कीजिए, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेरी नहीं है विनायक, अनम्यूट कीजिए और बोलिए विनायक जी। विनायक जी, हाँ बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। आप अभी जो लास्ट क्वेश्चन पूछे थे, तो उसके बारे में मेरी राय ये है कि हम सब लोग उसको अग्री करेंगे 110%। बिकॉज जो प्रीवियस एक डेमो क्लास हुआ था लास्ट मंथ, उसका मैंने रिकॉर्डिंग सुना था कल, एंड आई कैन गारंटी दैट ऑल ऑफ अस विल कम एंड टेल यू दैट आवर नॉलेज इज इंक्रीज बाय 100%। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे आपकी आपकी अब यहाँ पर एक एक तरह से मेरे से एक्सपेक्टेशन हो गई है, मैं उस पर या उतरूंगा, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ। अभी आपको एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, डेमो क्लास में इतना कुछ दे दिया था, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं बहुत हाई, कि अब बैच में पता नहीं क्या मिलेगा, तो वो हाई ही रखिए। मैं वो हाई वाले एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरूंगा। 110% सर। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। किसी को भी क्वेरी हो वो हैंड रेज करेगा, जब भी मैं उस हैंड रेज को देख लूंगा मैं आपको मौका दूंगा पूछने का, तब तक कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। चलिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो क्वेश्चन है हमारा, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन क्या होता है, उससे पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ रिसर्च एनालिस्ट। जो आप कल बनने वाले हो, आप क्या हो? क्या हो मतलब आपको क्या करना है बनने के बाद? अ रिसर्च एनालिस्ट इज अ फाइनेंशियल, को ब्लॉक बना लीजिए ऐसे, फाइनेंशियल प्रोफेशनल। देखिए, हर एक पॉइंट का मतलब है, आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझना है और फिर उसको अच्छे से एक्सप्लोर करना है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। रिसर्च एनालिस्ट क्या है, मैं यहां पर बना रहा हूं। रिसर्च एनालिस्ट क्या है? एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल। ये फाइनेंशियल प्रोफेशनल क्या है सर? एक तो वो प्रोफेशनल है। अब ये प्रोफेशनल कौन होता है? प्रोफेशनल की एक अलग से डेफिनेशन है, वो क्या है वो बता देते हैं। देखिए जी, प्रोफेशनल क्या होता है? हु हैव गेन स्पेशल नॉलेज। जैसे CA को ऑडिटिंग की नॉलेज है, CS को कंपनी लॉ, CWA को कॉस्टिंग, LLB को वेरियस लॉ, डॉक्टर को मेडिकल। अब डॉक्टर भी कई तरीके के होते हैं, उनके अलग अलग नॉलेज है।
ऐसे ही टीचर को पढ़ाई की नॉलेज है अपने अपने सब्जेक्ट की, जिसका भी वो टीचर है। ऐसे ही रिसर्च एनालिस्ट को फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज है। और खाली नॉलेज होने से आप प्रोफेशनल नहीं बनते, नॉलेज विद अ रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। सीए के पास क्या है डिग्री? सीए। सीएस के पास क्या है? सीएस। सीडब्ल्यू के पास क्या है? सीडब्ल्यू। एलएलबी के पास क्या है? एलएलबी। डॉक्टर के पास क्या है? उसने अपनी डॉक्टरेट करी है। टीचर के पास क्या है? बीएड। और आरए के पास क्या है? एनआईएसएम 15 आरए। तो प्रोफेशनल हम किसे बोलेंगे? प्रोफेशनल वो बंदा जिसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज है और एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है। दो चीजें मिलने से आप एक प्रोफेशनल बन जाएंगे। फर्स्ट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो आपको मैं दूंगा। सेकंड, रिकॉग्नाइज्ड डिग्री जो आपको एनआईएसएम देगा। तो ये दो चीजें जिस दिन आपके पास हो जाएंगी उस दिन आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। कौन से प्रोफेशनल बनेंगे? क्योंकि नॉलेज आपके पास किस चीज की है? फाइनेंशियल डेटा की, इसलिए आप बनेंगे फाइनेंशियल प्रोफेशनल। अब पेपर में कैसे पेपर आता है? पेपर में क्वेश्चन बड़ा इजी आएगा। रिसर्च एनालिस्ट इज अ, पहला ऑप्शन लिखा होगा अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट, सेकंड ऑप्शन लिखा होगा रिसर्च एनालिस्ट स्पेशलिस्ट, और आपको लगेगा बस यही आंसर है। देखो सिंपल सी बात है, रिसर्च एनालिस्ट इज अ, और बी ऑप्शन लिखा हुआ है रिसर्च एनालिस्ट स्पेशलिस्ट, और आप लोग यही आंसर लगा के आओगे और नंबर कट जाएंगे। तीसरा ऑप्शन होगा फाइनेंशियल प्रोफेशनल, बस यही आंसर है। पढ़ के लर्न करके और रट्टा मार के वर्ड याद कर लिया। क्या है रट्टा? क्या मारना है? रिसर्च एनालिस्ट इज अ फाइनेंशियल, रिसर्च एनालिस्ट इज अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल। चलिए सब अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मेरे साथ बोलिए, रिसर्च एनालिस्ट इज अ Financial professional. रिसर्च एनालिस्ट इज अ, फाइनेंशियल अब पूरा बोलिए, ऐसे बोलिए, रिसर्च एनालिस्ट इज अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल। रिसर्च Research analyst is a financial professional. Research analyst is a financial फाइनेंशियल प्रोफेशनल 5 टाइम्स। Research analyst is a financial analyst is a financial professional. प्रोफेशनल। Research analyst is a financial professional. Research analyst is a financial professional. Research analysis is a financial professional. Research analysis फाइनेंशियल is a प्रोफेशनल। financial professional. एक मिनट जी मैम, मैम एडमिट का आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे पास, दोबारा से करिए एक बार, मैं कर लूंगा। कुछ स्टूडेंट एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। खैर म्यूट कर लीजिए सब अपने आप को और देखते हैं जी कौन नहीं आ पा रहा है। आ गई है। चलिए कोशिश करिए ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी वीडियो ऑन कर सकें तो करिए, उससे मुझे लगता है कि मैं दीवारों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट दिखने लगते हैं तो फिर मुझे पता चल जाता है कि कितना समझ में आपको आ रहा है आपकी आंखें देखकर। खैर सचिन जी नमस्कार, आगे बढ़ते हैं। तो हमने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया, रिसर्च एनालिस्ट इज अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल। और फाइनेंशियल प्रोफेशनल कौन होता है? जिसके पास एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री हो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, और किस चीज की डिग्री और नॉलेज होनी चाहिए? फाइनेंशियल डेटा की। तो उसे हम बोल देंगे फाइनेंशियल प्रोफेशनल। और फाइनेंशियल प्रोफेशनल कौन है? रिसर्च एनालिस्ट। आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा और। रिसर्च एनालिस्ट इज अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल। अब देखो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मतलब अगर जो अब मैं बात आगे बताने वाला हूं वो आपको करनी ही पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबल हो आप इस काम को करने के लिए। अगर आप किसी कंपनी में एक रिसर्च एनालिस्ट की जॉब कर लेते हैं या फिर आप अपना ऑफिस खोल के वहां बोर्ड लगाते हैं कि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो ये सारे काम आपको करने ही पड़ेंगे। इस चीज के लिए आपको बाध्य किया जाएगा। इस चीज के लिए यू आर बाउंड टू डू दीज काइंड्स ऑफ वर्क विच आई एम गोइंग टू स्टेट। चलिए वो वर्क क्या है वो देख लेते हैं। जैसे ही आप आरए बन जाओगे तो आपको ये काम करना पड़ेगा। क्या? फॉर, एक तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज क्या होता है वो बताएंगे। क्या एनालाइज करना पड़ेगा? मार्केट का ट्रेंड। ये मार्केट ट्रेंड क्या होता है सर? मार्केट ट्रेंड का मतलब होता है कि आपको सिर्फ इतना अंदाजा लगाना पड़ेगा कि मार्केट इस टाइम मार्केट ट्रेंडिंग कैसी है, मतलब मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड है
या फिर नेगेटिव ट्रेंड है, या फिर साइडवेज है। इसे न्यूट्रल ट्रेंड भी बोला जाता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। जब आपको लगता है कि मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव है, मतलब मार्केट तेज है, तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रेंड। जब आपको लगता है नहीं मार्केट में तो सब लोग ये कह रहे हैं मार्केट नीचे गिरेगी गिरेगी गिरेगी, तो अब हम उसे बोलते हैं नेगेटिव ट्रेंड। और जब मार्केट एक दायरे में अटका रहता है कि भाई 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे से ऊपर नीचे नहीं जा रही है, और वो बहुत लंबे टाइम तक अटका रहे, तो उसे बोलते हैं न्यूट्रल ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। आपको नाम याद रखना है, पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं। पेपर में ऐसे आएगा कि पिछले 2 हफ्ते में मार्केट में टोटल जो फ्लक्चुएशन हुई है वो 1% की हुई है, तो बताओ मार्केट कौन से ट्रेंड में है। तो आप क्या कहोगे, 1% की फ्लक्चुएशन कोई ज्यादा नहीं होती है। तो 1% 2% की फ्लक्चुएशन अगर महीने में 15 दिन में हो रही है तो वो न्यूट्रल ट्रेंड है। न्यूट्रल ट्रेंड मतलब साइडवेज ट्रेंड। और अगर एक महीने में मार्केट 5% अप हो गई है तो 5% तो ज्यादा होता है, तो वो फिर अप ट्रेंड में है। अगर कोई कहे कि मार्केट जो है पिछले 2 महीने में 10% गिर गई है तो नेगेटिव ट्रेंड में है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। किसी की कोई क्वेरी हो तो वो हैंड रेज कर सकता है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेरी नहीं है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। सर हमें समझ में आ गया कि सर रिसर्च एनालिस्ट कौन है, एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एनालाइज करने के लिए मार्केट का ट्रेंड। और क्या एनालाइज कर रहा है, देखो एनालाइज एक वर्ड है, उसके आगे उसने लिख रखा है पहला चीज क्या एनालाइज करेगा, वो एनालाइज करेगा वो मार्केट ट्रेंड। फिर दूसरे नंबर पे क्या एनालाइज करेगा, फाइनेंशियल डेटा। सर ये फाइनेंशियल डेटा क्या होता है, फाइनेंशियल डेटा क्या होता है उस पर आ जाइए। फाइनेंशियल डेटा का मतलब होता है सर जब कोई भी कंपनी बिजनेस करती है तो अपने अकाउंट्स बनाती है। अकाउंट्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती है, जिसमें वो क्या बनाती है, एक तो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं व्यापार खाता। एक बनाती है पीएल अकाउंट, फुल फॉर्म है इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि खाता। एक बनाती है बैलेंस शीट। देखिए एक तो बनाया उसने ट्रेडिंग अकाउंट, ये होता है एक तरह से फैक्ट्री अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बोलते हैं। दूसरा बनाती है पीएल अकाउंट, ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरी बनाती है बैलेंस शीट। अब जितने बंदे यहाँ पर कॉमर्स वाले बैठे हैं उन्हें तो सब समझ में आ रहा होगा, जो कॉमर्स वाले नहीं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में वो बताती है कि मेरा माल कितने रुपए में बनके तैयार हुआ, फैक्ट्री से रिलेटेड सारी टोटल कर लेती है वो, मेरे फैक्ट्री में कितना खर्चा हुआ वो सारा टोटल करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकलती है ट्रेडिंग अकाउंट से। फिर पीएल अकाउंट से सर हमने इतने की कॉस्ट हमें पड़ी थी और हमने इतने में बेच दिया, तो डिफरेंस अमाउंट हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल जाता है, इसलिए इसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम एक तो एसेट्स लिखते हैं, एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, एसेट्स को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। और एक हम लिखते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं दायित्व। दायित्व का मतलब आउटस्टैंडिंग टू पे, और आउटस्टैंडिंग का मतलब जो देना बाकी हो। यहां तक किसी को कोई क्वेरी हो, समझ में ना आ रहा हो तो बोलिए, जो भी क्वेश्चन हो वो आप हैंड रेज कर लीजिए। यहां तक किसी को कोई वर्ड समझ में ना आया हो, मैंने कोशिश की है हिंदी इंग्लिश सब में बताने की। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। जो कंपनी अपने अकाउंट बनाती है उस अकाउंट में जो पहला अकाउंट होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। उसमें हम क्या करते हैं, फैक्ट्री में जितने भी खर्चे हुए, सर हमने कच्चा माल खरीदा, फिर उस पर हमने पॉलिश की, पॉलिश करके उसकी पैकिंग की, पैकिंग करने के बाद उसको बनाया, जो भी करा ऊपर नीचे धोया वोया सफाई करी, सब कुछ जोड़ देते हैं खर्चे, तो हमें पता लग जाता है ये जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ उसकी कॉस्ट हमें कितने की पड़ी। तो ये तो बन गया आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से निकल कर क्या आई, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में पता लग गई। वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स तो हो गया, अब उसे बेचने के लिए सजाया जाता है, बेचने के लिए उस पर अलग तरीके की पैकिंग की जाती है, उसका एडवर्टीजमेंट किया जाता है, उसको अलग अलग बंदों को बताया जाता है, उसके लिए बेचने के लिए ऑफिस खोला जाता है, कस्टमर आता है उसे चाय पिलाई जाती है,
चाय पिलाने के बाद उसका टोटल किया जाता है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिया जाता है। ये सारे काम किसमें होते हैं? ट्रेडिंग के बाद पीएल अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक तरफ सेल लिखी जाती है और एक तरफ सारी कॉस्ट लिखी जाती है, चाय पिलाई, ऑफिस रेंट दिया, भाड़ा दिया, डिस्काउंट दिया, है ना, उस पर पैकिंग करवाई, उसमें थोड़ा सजावट करवाई, एक के साथ एक फ्री दिया या 10 के साथ एक फ्री दिया, जो भी दिया वो सारी कॉस्टिंग लिखने के बाद सेल में से कॉस्ट को लेस करके प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाता है। तो इसलिए इस वाले अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद एक बैलेंस शीट बनाई जाती है कि कंपनी के पास इतने रुपए की तो एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश वगैरह एसेट साइड में लिखा जाता है, और जितने पैसे उसे पे करने हैं किसी को, क्रेडिटर मतलब लेनदार, बैंक लोन, और भी जो चीज आपके ड्यू है देने के लिए, वो लायबिलिटी साइड में लिखी जाती है। तो उसे बोलते हैं बैलेंस शीट। बाकी ट्रेडिंग क्या होता है, पीएल क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, 4th लेसन में दोबारा आएगा, तो वहां पर मैं डिटेल में सिखाऊंगा। आज मैंने सिर्फ बेसिक बताया है, और जो लोग यहाँ पर नॉन कॉमर्स हैं उनको थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन आगे आगे आएगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ बेसिक बताकर चल रहा हूँ। किसी को कोई यहाँ तक क्वेरी हो तो एक बार हैंड रेज कर लीजिए, और उसके बाद हम अगला। विनायक जी बोलिए। सर अभी मैन्युफैक्चरिंग है, दिस इज फॉर कंपनीज वहां पे जो फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन देयर आर कंपनीज लाइक जो सर्विस होता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो ऐसा हो, उनके लिए क्या कंसिडर करेंगे कि वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में? चलिए म्यूट हो जाइए। जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैं वो पहले मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, फिर पीएल अकाउंट बनाती है, फिर बैलेंस शीट। अब जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं रही है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कट गया, वो क्या बनाती है? ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि वो बना बनाया गुड्स खरीदती है, उसी को बेच देती है, तो एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, फिर ऑफिस के खर्चों के लिए पीएल अकाउंट बनाती है, और फिर बैलेंस शीट। अब अगर एक मान लीजिए कंपनी, सर मैं तो प्रोडक्ट बेचती ही नहीं हूँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो बनेगा ही नहीं। अब एक सॉफ्टवेयर कंपनी, आपने बोला सर सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोडक्ट खुद बना रही है, सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करती है? सॉफ्टवेयर को खुद से डेवलप करती है, तो वो उसके लिए प्रोडक्ट है। तो जब वो सॉफ्टवेयर खुद से डेवलप करती है तो वो उसके लिए एक अकाउंट बनाती है। अब उसे वो किस नाम से बोल दे वो एक अलग बात है, लेकिन वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रही है, बस नाम अलग है ना। वो उसे क्या बोलती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकाउंट। जब तक सॉफ्टवेयर हो रही है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिस दिन वो बनके तैयार हो गया उस दिन वो उसकी कॉस्ट में डाल देती है, हमने इतनी सारी रिसर्च करी, सारा का सारा कॉस्ट इस अकेले सॉफ्टवेयर से निकाल लेंगे। तो वो बना तो रही है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही, बस उसका नाम कुछ और है उसका, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसका नाम उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट रख दिया, उसका नाम उसने कुछ और रख दिया, लेकिन बन तो बिल्कुल वैसा ही रहा है ना। उसके बाद वो फिर पीएल में आ जाती है, इतने का सॉफ्टवेयर बिका, इतने की हमारी कॉस्ट आई थी, ये प्रॉफिट आ गया, तो लास्ट में फिर वो पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट तो बनाती है। तो एक सर्विस इंस्टीट्यूशन क्या बनाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो पीएल अकाउंट को पीएल अकाउंट नहीं बोलती, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पर वो बोलती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जो इसने ये जो जितनी भी चीजें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करती है, उस वाले अकाउंट का नाम वो बोलती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकाउंट। तो एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री क्या बनाएगी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकाउंट बनाएगी, उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर बनाएगी, और फिर बैलेंस शीट बनाएगी। और कोई क्वेरी हो किसी की तो बोल सकते हो, और ऐसी क्वेरीज से सबकी नॉलेज बढ़ती है। अब आपको एक नाम और पता चल गया, पेपर में अगर पीएल की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखा गया तो उस पर टिक लगाना है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए कंपनी कौन सा अकाउंट बनाएगी, एक सर्विस सेक्टर कंपनी कौन सा अकाउंट बनाएगी, और उसमें ऑप्शन में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होगा, और आप प्रॉफिट एंड लॉस ही लगाकर आ जाओगे, वो कि गलत हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए एक सर्विस सेक्टर की कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाती, क्या बनाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आया है, ऐसी क्वेरी लेते रहिए, इससे आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी। और किसी की कोई क्वेरी हो तो हैंड रेज कीजिए, और वरना हम आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेरी नहीं है, चलिए 3 सेकंड के लिए आप लोग म्यूट करेंगे, अनम्यूट करेंगे अपने आप को, और सिर्फ वो बंदा बोलेगा जिसको बोरिंग लग रही है क्लास। 3 मिनट के लिए म्यूट कीजिए जिसको लग रहा है कि सर कुछ और मजा आना। काव्यांश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर। तो अनम्यूट हो जाइए। चलिए किस किस को क्लास में मजा आ रहा है बस एक बार बोल दीजिए मुझे आ रहा है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं अनम्यूट करके। सर जबरदस्त, थैंक यू। सही है सर, क्लास सही लग रहा है, मजा आ रहा है। थैंक यू जी। काव्यांश जी बोलिए। सही है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सुनकर बहुत बढ़िया लगा कि पहले दिन आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे सब मिल गए मुझे। तो आप ये कह रहे हैं सर कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जैसे कुछ आईटी कंपनीज होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करती हैं, तो वो उस केस में पीएनएल अकाउंट्स नहीं बनाएंगी, वो आरएनडी अकाउंट्स बनाएंगी, ये कहना चाह रहे हैं? जो कंपनियां
मैं बता देता हूँ, जो कंपनियां प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही हैं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, जो कंपनी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, जैसे ट्रस्ट, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती, क्योंकि प्रॉफिट के लिए तो काम कर ही नहीं रही है। ठीक है, तो ये कंपनियां क्या बनाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, होता पीएल अकाउंट ही है, बनने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस नाम बदल दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जितनी भी सर्विस सेक्टर की कंपनियां होती हैं, सर्विस सेक्टर की कंपनियां, वो पीएल अकाउंट भी बना सकती हैं, लेकिन ज्यादातर वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाती हैं। ठीक है, अब अगर पेपर में आ जाएगा और वहां पर पीएल और इनकम एक्सपेंडिचर दोनों ऑप्शन होंगे, तो आपने इनकम एक्सपेंडिचर लगाना है, अगर इनकम एक्सपेंडिचर अवेलेबल नहीं है तो फिर पीएल लगा देना। लेकिन एनपीओ के केस में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में तो इनकम एक्सपेंडिचर ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी मजा बहुत आने वाला है, शुरू के 3 दिन कम आएगा मजा, क्योंकि मैं हाई लेवल की अभी आप उस लेवल पर नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ा करेंगे, और 3 दिन बाद आपको फिर हाई लेवल की जब चीजें समझाएंगे ना, तो आपको ये लगेगा इतनी तो नॉलेज पीएम मोदी को नहीं होगी जितनी आपको कर दी हमने। तो 3-4 दिन बाद आपको वो नॉलेज देंगे जो आपको नॉलेज कभी हुई ही नहीं है, अब होगी, है ना। सर ये हॉस्पिटल ये सब भी सर्विसेज के नीचे आता है। हॉस्पिटल हमेशा, देखिए मैं बताता हूँ, हॉस्पिटल 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो इनकम एक्सपेंडिचर बनाएगा, और अगर कोई हॉस्पिटल प्रॉफिट करता है तो पीएल, ठीक है ना, तो हॉस्पिटल भी, और अगर वो नॉन प्रॉफिट है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो हमने आपको अभी तक क्या पढ़ाया उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने आपको अभी तक पढ़ाया रिसर्च एनालिस्ट कौन है। रिसर्च एनालिस्ट एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एनालाइज करने के लिए। क्या एनालाइज करेगा, एक तो मार्केट ट्रेंड और एक फाइनेंशियल डेटा। अभी तक सिर्फ इतना ही पढ़ा है, बताओ 1.5 लाइन। आगे बढ़ते हैं, और क्या एनालाइज करेगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज निकालेगा टू प्रोवाइड रिकमेंडेशन। इसको तो मतलब हाईलाइट कर लो, प्रोवाइड रिकमेंडेशन। तो यानी कि रिसर्च एनालिस्ट जो होता है उसके 3 काम है। क्या सर, रिसर्च एनालिस्ट का काम है, आरए का काम क्या है सर? सबसे पहले तो रिसर्च करना, रिसर्च ऑफ फाइनेंशियल डेटा, पहला काम तो ये है रिसर्च करना। फिर क्या करना है, एनालाइज करना, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल डेटा, एनालिसिस ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, और क्या बताया अभी मैंने, एनालिसिस ऑफ मार्केट ट्रेंड के बाद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर निकालता है, फाइंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको ढूंढ कर बताएगा कहां पर पैसा लगाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट काम रिकमेंडेशन, वो रिकमेंड करता है ये वाला शेयर खरीद दो, ये वाला शेयर खरीद दो, मेरा हिसाब से टारगेट इतना है, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द मोस्ट बेसिक वर्क ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट, तो आपका आंसर होगा टू रिकमेंड द स्टॉक। ठीक है, मोस्ट बेसिक वर्क ऑफ द रिसर्च एनालिस्ट, या बिल्कुल मेन काम है क्या जिसके लिए आपने डिग्री ली, टू रिकमेंड द स्टॉक। और ये रिकमेंडेशन की पावर सीए को भी नहीं होती। रिकमेंडेशन करने के लिए साफ साफ बोला है सेबी ने, इंडिया में अगर आपने कोई शेयर रिकमेंड करना है तो NISM 15 की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उसके बिना आप रिकमेंड कर ही नहीं सकते। चाहे आप कितने भी बड़े बंदे हो, आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, कुछ भी हो, आप अगर आप NISM 15 क्लियर नहीं हो तो आप रिकमेंड कर ही नहीं सकते। तो मोस्ट बेसिक वर्क ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट इज टू रिकमेंड द स्टॉक, टू बाय और सेल दैट स्टॉक। चलिए और आगे बढ़ते हैं, किस चीज की रिकमेंडेशन करेगा वो? स्टॉक्स की भी कर सकता है, बॉन्ड्स की भी कर सकता है, और अदर सिक्योरिटीज की भी कर सकता है। देयर इनसाइट्स हेल्प्स इन्वेस्टर, जिससे कि इन्वेस्टर की हेल्प हो जाए, और किसकी हो जाए, फंड मैनेजर की, और किसकी हो जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। अच्छा मुझे ये बताइए रिसर्च एनालिस्ट क्या है, अनम्यूट करके बताइए। फाइनेंशियल प्रोफेशनल। वेरी गुड, Financial professional helping companies after analyzing data and then recommending people or investors to invest in finance, stock market, बहुत बढ़िया, bonds,
अच्छा, अगला क्वेश्चन है मेरा, रिसर्च एनालिस्ट जो रिसर्च करता है वो कौन से डेटा की करता है? फाइनेंशियल डेटा फाइनेंशियल डेटा फाइनेंशियल डेटा, वेरी गुड। अच्छा, जो रिसर्च एनालिस्ट फाइनेंशियल डेटा की रिसर्च करता है वो करता क्यों है? सर वो इसलिए ना कि इन्वेस्टर को गाइड टू करे, रिकमेंड क्योंकि उसका काम ही ये है। ठीक है, इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी बताएगा ढूंढ के, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। या किस सेक्टर में, किस और दूसरा? स्टॉक में, वेरी गुड। दूसरा रिकमेंडेशन कि बाय सेल होल्ड करना है क्या। टू बाय सेल, वेरी गुड। ये दो काम के लिए वो एनालिसिस करता है। और सर ये एनालिसिस करने के बाद वो किस किस को बताता है? अपनी जो रिसर्च रिपोर्ट इशू करता है, रिपोर्ट इशू करता है, वो करता किसको है, किस किस को कर सकता है? पहला तो इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स मैनेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब मैनेजर बैंक। तीसरा म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड हाउसेस, हेज फंड मैनेजर वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट और बैंकर। इंडिविजुअल और एक Leading investor। बिल्कुल बिल्कुल, फर्म्स होती हैं जैसे एंजल, बुटीक जीरोधा, फर्म्स। इन सबको। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से लर्न हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया। तो हमने अभी तक आपको क्या पढ़ा है, छोटा सा रिवीजन और दे देता हूं। सब म्यूट हो जाइए एक बार, सब म्यूट हो जाइए। हाँ जी, तो अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया? हमने आपको बताया कि रिसर्च एनालिस्ट कौन है, एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है। फाइनेंशियल प्रोफेशनल मतलब एक ऐसा प्रोफेशनल जिसके पास एक डिग्री है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है फाइनेंशियल डेटा की, सो दैट वी कैन कॉल हिम अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल हु डज द रिकमेंडेशन एंड इशू रिपोर्ट। तो रिसर्च एनालिस्ट के दो मेन काम होते हैं। पहला, टू रिकमेंड द स्टॉक्स टू बाय और सेल एंड इशू द रिपोर्ट। रिकमेंडेशन देता कैसे है वो? रिपोर्ट से। अपनी एक रिपोर्ट बनाता है पूरी की पूरी एक शेयर पे और उसको इशू कर देता है। उसके अंदर वो रिकमेंड करता है शेयर को, खाली शेयर रिकमेंड नहीं कर सकता, पूरी रिपोर्ट बना के उसके अंदर रिकमेंडेशन देगा, लॉजिक के साथ बताएगा मैं इस शेयर को खरीद बेच क्यों रहा हूं, मैं इस शेयर को क्यों खरीदवा रहा हूं और क्यों बिकवा रहा हूं, उसका रीजन बताएगा। और रीजन बताने के बाद वो अपनी रिपोर्ट इशू कर सकता है। रिपोर्ट इशू करने के साथ साथ उसे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो आगे के लेसन में हम आपको बता देंगे। किस किस को वो अपनी रिपोर्ट इशू कर सकता है? इन्वेस्टर्स को तो डायरेक्टली कर ही सकता है। मान लीजिए आपको किसी को रिपोर्ट इशू करनी है, करिए, और वो आपको सब्सक्रिप्शन फीस देगा आपकी रिपोर्ट की। आपने मान लीजिए आपके 100 क्लाइंट बन गए जो आपकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं, और आप उनसे कहते हो सर आप मुझे 1000 रुपए महीना दोगे, मैं कितनी भी रिपोर्ट इशू करूं, तो उन 100 क्लाइंट से आपके पास 1000 सबसे आएंगे। उसके बदले आप अपनी रिपोर्ट दे रहे हो, आप उन्हें सिर्फ सलाह दे रहे हो कि मेरे हिसाब से शेयर खरीद लो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, है उनका, और ना वो आपको कुछ कह सकते। आपको सेबी ने अथॉरिटी दी है कि आप उन्हें रिपोर्ट इशू कर सकते हो। रिपोर्ट इशू करने के बाद आप सेबी, क्योंकि आपके पास सेबी की डिग्री है, इसलिए वो आपकी रिपोर्ट पे विश्वास करके उसे खरीद बेच भी करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपने किसी शेयर को कहा ये बेच दो और वो तो बढ़ गया, उल्टा हो गया, तो भी आप उसके लिए लायबल नहीं होगे, ठीक है ना। और अगर आपने कहा इस शेयर को खरीद लो और वो गिर गया, तो भी वो आपको इस चीज के लिए लायबल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास NISM 15 की डिग्री नहीं है और आपने किसी को कहा शेयर खरीद लो और उसने आपके कहने पे खरीद लिया और उसे हो गया नुकसान और उसने आपके ऊपर कर दिया केस, तो सेबी आपको लायबल कर देगी। जब आप एक सिक्योरिटी रिसर्च एनालिस्ट नहीं हो तो रिकमेंड क्यों कर रहे हो किसी को, और अब अगर कर रहे हो तो फिर भैया तुम लायबल भी हो। तो सिर्फ इस चीज से एग्जम्पशन एक ही बंदे को मिली है, NISM 15 क्लियर्ड रिसर्च एनालिस्ट को, कि अगर आप किसी को रिकमेंड करोगे और उसे नुकसान या प्रॉफिट जो भी हो उसका है, आप उसके लिए लायबल नहीं है। चलिए, और आप अपनी जो रिसर्च किसको इशू करेंगे? इन्वेस्टर्स को तो कर ही सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बैंक्स भी होते हैं जो आपको सब्सक्राइब कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैंक कहता है कि सर आप हमारे को रिसर्च रिपोर्ट बनाकर दिया करें, तो वो आपसे कहेगा बैंकिंग की बनाकर दे दो, तो आप बैंक पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर पे बनाकर दे दोगे, ठीक है ना। तो वो बैंक आपको इस चीज के पैसे देगा, और वो 1000 रुपए नहीं देता बैंक देता है सीधे 2 लाख 5 लाख एक रिपोर्ट के।
लेकिन उस लेवल पे जाने के लिए आपको बहुत बड़ा रिसर्च एनालिस्ट बनना पड़ेगा कि आपको बैंक सब्सक्राइब करे। म्यूचुअल फंड हाउसेज रख लेते हैं आपको कि सर आप महीने में 20 रिपोर्ट बना कर देना, हम आपको इतने रुपए दिया करेंगे, तो आपको उसमें भी पैसे मिलते हैं। तो फिर म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, आपसे रिपोर्ट बना के फिर अपने क्लाइंट्स को बेचते हैं वो रिपोर्ट, या तो फ्री में दे देते हैं या पैसे लेके भी दे सकते हैं। लेकिन वो चाहे जैसे मर्जी करें उस रिपोर्ट का, जो मर्जी करें, लेकिन आपको तो पैसे मिलेंगे ना। तो आप अपनी रिपोर्ट म्यूचुअल फंड हाउसेज को भी दे सकते हो, एंजल ब्रोकिंग जो आपके शेयर ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं इनको भी दे सकते हो, बैंकर्स को भी दे सकते हो, सबको आप अपनी रिपोर्ट इशू कर सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी हो तो हैंड रेस कीजिए। सचिन जी आप अपनी क्वेरी बोलिए। सर रिसर्च एनालिस्ट म्यूचुअल फंड रिकमेंड नहीं कर सकता ना सर? रिसर्च बस एनालिस्ट, ये आपका क्लैरिटी क्वेश्चन चाहिए समझ में थी। आ गया। आपका क्वेश्चन ये है कि रिसर्च एनालिस्ट म्यूचुअल फंड को भी रिकमेंड कर सकता है क्या? चलिए इस पे आंसर करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ाया कि रिसर्च एनालिस्ट जो अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है वो क्या क्या है। पहला तो है बॉन्ड्स, दूसरा है स्टॉक्स, और तीसरा है एनी अदर सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी की डेफिनेशन में म्यूचुअल फंड भी आता है। अभी हम 2 पैरा नीचे जाएंगे तो सिक्योरिटी की डेफिनेशन लिखी है, और सिक्योरिटी की डेफिनेशन में यूनिट म्यूचुअल फंड भी आ जाता है, बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, स्टॉक्स भी आ जाते हैं, और किसी तरह की सिक्योरिटी जो कोई कंपनी इशू करेगी वो भी उसके अंदर आ जाता है। इसका मतलब एक रिसर्च एनालिस्ट म्यूचुअल फंड पे भी अपने रिकमेंडेशन इशू कर सकता है कि इस वाले म्यूचुअल फंड को खरीदो। वो सेक्टर पे भी कर सकता है कि ये वाला सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है, कोई सिक्योरिटी ना भी हो वो पूरे के पूरे सेक्टर पे भी रिसर्च दे सकता है। जब हम ये पूरा NISM 15 पढ़ेंगे तो ये सब कोर्स में है। और जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम म्यूचुअल फंड को रिकमेंड कर सकता है कि नहीं कर सकता, सिक्योरिटी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, म्यूचुअल फंड उसमें इंक्लूडेड है। और बट फी नहीं ले सकते सर यहाँ पर फीस करेंगे म्यूचुअल फंड? बिल्कुल ले सकता है। क्योंकि वो लास्ट में मैंने लिखा हुआ था सर कि म्यूचुअल फंड रिकमेंड जरूर कर सकते हैं लेकिन फी लेने के लिए NISM 5 करना पड़ेगा, ऐसे कुछ बताया। मैं वही आ रहा हूँ। देखिए आप रिकमेंड कर सकते हैं। अब अगर फीस की बात आती है उस पर आ जाते हैं। आप रिकमेंड कर सकते हैं, और 5A एक कोर्स अलग से बनाया NISM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। और डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है कि आप भी फीस नहीं ले सकते, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी फीस नहीं ले सकता, उसको कमीशन मिलता है। तो NISM 5A करने के बाद भी आप फीस चार्ज नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड इसलिए आया था इंडिया में कि लोग अपनी छोटी छोटी सेविंग को बड़ा कर सके, और उस बड़ी सेविंग के बीच में कोई वो ना आ जाए, ब्रोकर्स बीच में क्या बोलते हैं उन्हें, कमीशन खोर ना आ जाए। तो उसके लिए एक रूल बनाया गया कि म्यूचुअल फंड को रिकमेंड करने के लिए या म्यूचुअल फंड को बेचने के लिए कोई भी कभी अपनी फीस चार्ज नहीं कर पाएगा उसे बेचने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर को एक कमीशन म्यूचुअल फंड कंपनी देगी अपने मार्जिन में से, और वो वाली कमीशन उसे मिल जाएगी। उसके अलावा एडिशनली लीगली वी कैन नॉट चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते अपनी फीस रिकमेंडेशन के लिए। आप उसको प्लानिंग कराने के लिए चार्ज कर सकते हो, अगर आप CEO उसकी रिटर्न भरने के लिए चार्ज कर सकते हो, आप उससे कंसल्टेशन फीस चार्ज कर सकते हो कि मैं आपको बताऊंगा कौन सा फंड ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड बेचने के लिए कहकर फीस चार्ज कोई भी नहीं कर सकता, ना NISM 15 वाला ना NISM 5A वाला, कोई भी नहीं कर सकता। आप कंसल्टेशन फीस चार्ज कर सकते हो। वो कंसल्टेशन फीस इस बात की होगी कि मैं ओवरऑल आपकी इन्वेस्टमेंट देख रहा हूं, लेकिन सिर्फ म्यूचुअल फंड देखूंगा और उसकी फीस दो मुझे। वो वाली फीस लीगली आप चार्ज नहीं कर सकते। अगर आपने कहीं लिखित में दे दिया उसको कि मैं म्यूचुअल फंड की वजह से तेरे से फीस चार्ज कर रहा हूं, तो आप पे केस भी कर सकता है, और वो इलीगल भी है। और आपके NISM 5A में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपने कभी किसी से कोई फीस चार्ज की तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। NISM 5A के जो आपको लाइसेंस मिला उस पर लिखा हुआ है। रामू जी आपकी कोई क्वेरी है तो बोलिए। हाँ सर, बस यही कह रहा था कि उनका तो एक फिक्स रहता है कि अगर आपने 10,000 की कोई स्कीम सेल की है तो उस पर आपको 100 रुपए या 150 वो अमाउंट मिलेगा कमीशन। एडिशनल आपका कुछ नहीं होता। हाँ, एडिशनल आपको कंपनी से तो मिलेगा ही नहीं, और आप कस्टमर से भी नहीं ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी की कोई क्वेरी हो तो हैंड रेस कीजिए, वरना हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, हमारी क्लास लगभग 45 मिनट्स की हो चुकी है, और 45 मिनट में हमने सिर्फ एक ही डेफिनेशन पढ़ी है, व्हाट इज रिसर्च एनालिस्ट। लेकिन ये 45 मिनट इन्वेस्ट करने की वजह से हमें रिसर्च एनालिस्ट क्या है वो अच्छे से समझ में आ गया, और उससे रिलेटेड व्हाट इज फाइनेंशियल डेटा, व्हाट इज फाइनेंशियल डेटा, व्हाट इज फाइनेंशियल प्रोफेशनल, व्हाट इज प्रोफेशनल,
NISM 5A क्या होता है और 15 क्या होता है और कौन फीस ले सकता है कौन नहीं, मतलब बहुत सारे कंसेप्ट समझ में आ गए। हम अपनी पूरी की पूरी क्लास ऐसे ही पढ़ेंगे, एक ही पैरा पे 1-1 घंटा लगाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा और मजा आएगा। मेरी क्लास में मुझे नहीं लगता कभी कोई बोर होगा। अगर कोई बोर होए तो बता देना, फिर मैं उसमें स्पार्क डाल दूंगा, थोड़े से मिर्च मसाले, फिर मजा आना शुरू हो जाएगा दोबारा से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। बहुत बढ़िया, यहां तक तो मेरे को लगता नहीं किसी को कोई क्वेरी होगी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट। सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैंने यहां पर बताया था रिस्पॉन्सिबल, आपको रिस्पॉन्सिबल कर दिया जाएगा, लाइबल कर दिया जाएगा, बाउंड कर दिया जाएगा ये सारे काम करने के लिए। अब वो काम क्या है वो बता देते हैं। सर पहला काम तो है रिसर्च एनालिस्ट परफॉर्म सेवरल की टास्क इंक्लूडिंग, क्या पहला तो है फाइनेंशियल एनालिसिस, कि आपको फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करना पड़ेगा, सबसे जरूरी काम तो यही है। अब सर ये फाइनेंशियल डेटा क्या है? फाइनेंशियल डेटा मतलब एग्जामिन करोगे आप, चेक करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर क्या होती है वो बता देते हैं। तो अपने पास याद कर लीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स includes first trading and PL account, second balance sheet, third बहुत इंपॉर्टेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है बाद में समझाएंगे, एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ जो आपकी बुक में नहीं लिखा है आप अपने हाथ से लिख लेना, नोट्स टू अकाउंट्स। ये चारों चीजें अपने पास लिख लीजिए एज इट इज और याद करनी है। और मेरे साथ रिपीट करिए अपने आप को, जो लिख ले पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद मेरे साथ साथ रिपीट बोलिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट। टोटल 4 चीजें हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट। लिख लिया सबने? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बुक में लिख लीजिए, बुक में लिखेंगे तो याद रहेगा, वरना भूल जाएंगे, तो भूल जाएंगे। सब कुछ बुक पे ही लिखना है, कोई कॉपी अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब सब लोग एक बार अनम्यूट करके मेरे साथ बोलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स PL अकाउंट। वो साथ साथ बोलते रहिए, देखिए फाइनेंशियल Trading and PL account, includes trading and balance sheet, balance sheet, cash flow and fund flow statement, notes to accounts. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स financial statement includes trading and PL account, balance sheet, Balance sheet, cash flow, fund flow statement, notes to notes to accounts. notes to balance sheet, और एक cash flow बार sheet, statement. बोलते रहिए, Financial statement includes trading and PL account, PL account, balance sheet, cash flow statement, balance sheet, cash flow notes to statement. accounts. चलिए नरसिम्हा मूर्ति जी एक बार unmute, बाकी सब लोग म्यूट हो जाइए। नरसिम्हा जी अब आप कैमरे की तरफ देखिए, कैमरे की तरफ देखना है और बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स। Financial statement includes trading account and profit loss account, balance sheet, and and fund flow statement, cash flow and fund flow statement. notes to account, Last one क्या है sir? notes to accounts। Notes to account. चलिए तो इसीलिए मैं बार बार बुलवा रहा था जिससे आपको याद हो जाए। रामू जी आप सर म्यूट हो जाइए, नरसिम्हा जी, रामू जी अनम्यूट होके बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा कैश फ्लो एंड फंड फ्लो अकाउंट और चौथा P नोट्स सॉरी टू अकाउंट्स। अब आपने Notes थर्ड to नंबर पे बोला है कैश फ्लो एंड फंड फ्लो अकाउंट। पहली बात तो वो अकाउंट नहीं है, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। पेपर में ये भी आ सकता है कैश फ्लो एंड फंड फ्लो इज, तो आप बोलोगे स्टेटमेंट, अकाउंट नहीं है वो। ओके बाद में कर देंगे, कल सुबह करेंगे। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अभी छोटा सा पहले इन 4 चीजों को समझाते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे।
पहला क्वेश्चन, पहला अकाउंट मैंने बताया ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। इससे हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट का पता लगाते हैं, प्रॉफिट हुआ कि लॉस। बैलेंस शीट से हम क्या बताते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है हमारी? क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी लिखी रहती है। मतलब हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है वो लिखी रहती है, और किस किस को पैसा देना है वो लिखा रहता है। तो हमें पता है हमारे पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 1 करोड़ हमें किसी को देना है, तो हमारा अपना पैसा कितना है? 1 करोड़। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है बैलेंस शीट से। पेपर में ही आएगा। बैलेंस शीट आपको क्या बताती है? बैलेंस शीट स्टेट्स, आप लिखोगे फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रेडिंग एंड पीएल स्टेट्स, आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है कि हमारे बिजनेस में कैश कहां कहां से आया और कहां कहां गया। और फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? हमारा प्रॉफिट कहां कहां आया था और उस प्रॉफिट को हमने कहां कहां पर इन्वेस्ट कर दिया। ये सारी चीजें तो समझ में आ गई। अगला जो लास्ट वाला है नोट्स टू अकाउंट, ये समझना बड़ा मुश्किल है। अब यही समझाना है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, आपको मेरे को फीस देनी थी, आपने मुझे 10,000 रुपीज पे कर दिए, तो आप उसे कहां दिखाओगे? एक्सपेंस साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस में 2 साइड होती हैं, एक प्रॉफिट साइड, एक एक्सपेंस साइड। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा और इनकम का मतलब होता है इनकम। तो एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। तो खर्चे वाली साइड को डेबिट बोलते हैं और प्रॉफिट वाली साइड को क्रेडिट बोलते हैं। अब अगर आपने मुझे फीस दी तो उसे कहां दिखाएंगे? खर्चे वाली साइड में, डेबिट साइड में। याद कर लीजिए, खर्चे वाली साइड को डेबिट बोलते हैं और प्रॉफिट वाली साइड को क्रेडिट बोलते हैं। तो अगर आपने मुझे फीस पे करी, वो आपके लिए खर्चा है, तो वो खर्च कहां दिखाएंगे? डेबिट वाली साइड में। वेरी गुड। लेकिन अगर आपने फीस मुझे दी नहीं, देनी बाकी है अभी, तो कहां दिखाओगे? लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में। तब वो जाएगी कहां? अभी फीस देनी बाकी है, तो वो कहां जाएगी? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। जो आपकी देनी बाकी है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने पैसे देने हैं, तो वो जाएगी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। और अगर मान लीजिए कि आपने, जैसे मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया, तो आपको ऐसा हो सकता है कि अगर आप वो केस हार जाओ तो आपको 10 लाख देने पड़ेंगे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है जीत जाओ। तो अब जो 10 लाख देने पड़ सकते हैं, ना तो आपने पीएल में दिखाए क्योंकि अभी तक आपने पे नहीं करे, और ना आप इसे बैलेंस शीट में दिखा सकते क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है देने पाए कि नहीं देने, भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है देना, लेकिन देने तो पड़ सकते हैं ना। तो ऐसा खर्चा जो हमारे को अभी तक हमने दिया भी नहीं और देना भी नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि हमें देने पड़ जाए, तो ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं कंटीजेंसी लायबिलिटी। लिख लीजिए, कंटिजेंट लायबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी, इसे हम फ्यूचर लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो ये जो फ्यूचर लायबिलिटी है, ना तो ये पीएल में दिखाई जाती, ना ये बैलेंस शीट में दिखाई जाती। इसे कहां दिखाया जाता है? बैलेंस शीट के नीचे नोट लिख दिया जाता है, वी मे हैव टू पे 10 lakhs to Mr. A if the case is unfavorable। तो आपने बस एक नीचे नोट लिख दिया कि अगर हम केस हार गए तो हमें 10 लाख रुपए को देने पड़ सकते हैं। इस नोट को ही बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट। तो ये बहुत सारे होते हैं नोट्स टू अकाउंट। ये जो नोट्स टू अकाउंट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, पहला ऑप्शन होगा ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, दूसरा ऑप्शन होगा कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, तीसरा ऑप्शन होगा नोट्स टू अकाउंट्स, और फोर्थ ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि नोट्स टू अकाउंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होते हैं। वेरी गुड। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं एक दो से, देखते हैं कौन कौन पढ़ रहा है यहाँ पे। आ जाइए जी, सैयद असगर जी, अनम्यूट हो जाइए। जी बोलिए। जी, और वीडियो भी ऑन कर लीजिए। कहाँ है वीडियो? जी सैयद जी, वीडियो कर लीजिए। आ गई क्या? चलिए, वीडियो नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बताइए, बिना देखे बताना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट,
and fund flow, cash flow and fund flow, cash flow, and cash flow and fund flow, and notes to accounts. notes to account, हाँ इतना ही है, 4 आइटम। इतना ही है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए जितना मैंने आज पढ़ाया है अगले दिन तक के लिए नहीं छोड़ना है, सारा रट्टा मार के आना अच्छे से, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया है, सिर्फ 3-4 चीजें पढ़ाई हैं। 15 मिनट भी टाइम दे दोगे घर पे तो सब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए, एक तो सर वो एग्जामिन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती है? बैलेंस शीट आती है, बैलेंस शीट आ गया, इनकम स्टेटमेंट को पीएल अकाउंट भी बोलते हैं, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो इसमें नहीं लिखा है वो आप लिख लो, फंड फ्लो भी हो गया, और एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स टू अकाउंट जो इसमें नहीं लिखा है वो भी लिख लो। ठीक है सर, ये 4 चीजें करता है। और क्या करता है? कैलकुलेट करता है। देखो इसको तो सिर्फ एग्जामिन करता है, तो बनाता कौन है? अब पेपर में ये भी आ सकता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है? जी विनायक जी, आपकी क्वेरी बोलिए पहले। सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट दो अलग है कि एक ही है? दो अलग चीजें हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताएगा कि कंपनी के पास जो कैश आया था वो कहाँ इन्वेस्ट हुआ, और फंड फ्लो कैश के बारे में बात नहीं करता, वो प्रॉफिट के बारे में बात करता है कि कंपनी ने पूरे साल में 1 करोड़ कमाया था वो कहाँ लगा दिया, मतलब पार्टनर्स को बांट दिया, डिविडेंड दे दिया, या कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, या हमारे जनरल रिजर्व में रखा हुआ है। तो प्रॉफिट कहाँ गया ये फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। जी रामू जी, आपकी क्वेरी बोलिए। सर जैसे आप कैश फ्लो के बारे में कह रहे हैं कि जो भी कंपनी के पास प्रॉफिट आया है वो कहाँ कहाँ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा है, जैसे कि हाँ कैश फ्लो बताएगा कैश कहाँ कहाँ गया। कहाँ कहाँ गया का मतलब हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो गुड्स परचेज सेल करा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारे पास पैसा आया कि गया वो बताएगा। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब कि इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स एसेट को बेच के और फिक्स एसेट को खरीदने से जो पैसा आया गया, तो वहां से पैसा आया कि गया। और फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब शेयर से, डिबेंचर से, या लोन को पे कर दिया या उससे पैसा आया। तो इन तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कौन सी एक्टिविटी से पैसा आ रहा है और कौन सी एक्टिविटी में जा रहा है। अल्टीमेटली तो लास्ट में सब बराबर आ ही जाना है भाई, कहीं से पैसा आया और कहीं चला गया, तो अल्टीमेटली तो लास्ट में इक्वल हो जाएगा। लेकिन कौन सी एक्टिविटी से आया? मान लीजिए हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पैसा जाया जा रहा है 5 साल से, तो फिर हम क्या करेंगे? ज्यादा लोन नहीं लेंगे, लोन ले लेके सारा पैसा लगाए जा रहे हैं, तो फाइनेंस एक्टिविटी से आ रहा है और ऑपरेटिंग में जा रहा है, पता लग जाएगा। तो अगले साल हम क्या करेंगे? फाइनेंसिंग में से पैसा नहीं लेंगे और ऑपरेटिंग में जाने नहीं देंगे, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। और कोई क्वेरी हो रामू जी, बोलिए। सर हाँ, जो फंड फ्लो का उस केस में होगा जैसे कंपनी के पास प्रॉफिट है तो उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में शेयर कर दिया, या बोनस दे दिया, या एम्प्लॉइज को ईसॉप दे दिया, ये हो गया फंड। सर एक बात और, जैसे आपने अभी बीच में बोला था एक कंपनीज की कंटिजेंटल लायबिलिटीज होती है, जैसे सपोज वो केस चल रहा है तो वो जब तक वो डिस्प्यूट सेटल नहीं हो जाता तो उसके लिए वो रिजर्व एंड सरप्लस बना के रखते हैं, कितना अमाउंट हमें फ्यूचर में देना पड़ सकता है। नहीं बना के रखते, उसके लिए कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं बनेगा, उसके लिए सिर्फ आप नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते रहोगे। ठीक है, ठीक कंपनी के है, पास जो अपना रिजर्व एंड सरप्लस किसी भी चीज का उसमें से पे कर देगी बाद में, लेकिन वो स्पेसिफिकली उस कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए नहीं है। ठीक। मैंने सर ये देखा था स्क्रीनर पर, जैसे कोई कंपनी को हम सिलेक्ट करते हैं ना स्टॉक्स पर, तो वहां पे कंटीजेंट लायबिलिटीज देखी थी मैंने, तो उससे स्ट्राइक हुआ कि हाँ ऐसा हुआ पड़ा। लायबिलिटी जो आपने देखी थी वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं देखी थी, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में लिखी थी। हाँ, और जो आप बोल रहे हो कि रिजर्व एंड सरप्लस बना के रखते हैं वो लायबिलिटी साइड में रहता है बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर कभी भी कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं मिलेगी आपको, बैलेंस शीट के अंदर तो कंफर्म लायबिलिटी मिलेगी। जो लायबिलिटी कंफर्म हो गई, 10 साल बाद पैसा देना है, तो उसके लिए हम एक रिजर्व बनाना शुरू करते हैं। जब 10 साल बाद देना है, थोड़े थोड़े पैसे डालने शुरू कर देते हैं, तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं है, वो कंफर्म लायबिलिटी है, पर पेमेंट 10 साल बाद देनी है। कंटीजेंट लायबिलिटी विच इज नॉट कंफर्म टिल देन, जिस दिन वो कंफर्म हो जाएगी फिर उसके रिजर्व एंड सरप्लस बना के पेमेंट करेंगे उसकी। डन। तो कहीं पर भी छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, अपने मतलब जो आपके मन में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। ठीक। एक मैंने पिछले बैच में ये वाला एग्जांपल दिया था। चलिए मान लीजिए आपने एक आलू की सब्जी बनाई, आलू की सब्जी आपने बनाई, आपके लिए तो आलू की सब्जी है, आपके लिए तो आलू, पानी, नमक, और भैया बन गई सब्जी, खा लो। फिर आपने क्या करा? अपने श्रीमती जी को चखवा ली, जरा देखना कैसी बनाई मैंने। श्रीमती जी ने चखी 1 चम्मच और कहा बहुत बढ़िया बनी है, बस नमक कम है, बहुत बढ़िया बनी है, थोड़ी सी लग गई है, मजा ही आ गया, लेकिन थोड़ा सा धनिया और डाल देते ना ऊपर से तो मजा ही आ जाता।
उसके बाद कहा थोड़ा सा इसमें अदरक की कमी है और टमाटर डाल देते तो आलू टमाटर हो जाते हैं, और मटर डाल देते तो और मजा ही आ जाता। बाकी बढ़िया बनी है। तो अब श्रीमती जी ने क्या किया, देखो एनालिसिस वो कर सकता है जिसको नॉलेज हो। आप उस सब्जी को खा भी लेते और मजा भी लेते रहते और कहते मजा आ रहा है, खुद ही बनाई थी ना। लेकिन नॉलेज किसको होती है, श्रीमती जी को। तो श्रीमती जी ने क्या बताया कि आपने नमक कम कर दिया, पानी कम रखा इसलिए जल गई, तो ऊपर से गार्निशिंग नहीं करी, दिखने में बढ़िया नहीं लग रही है, धनिया डालना चाहिए था। मटर और टमाटर थोड़े से डल जाते तो उसका स्वाद बदल जाता। ठीक है, अब लेकिन ये बता कौन पाएगा, जिसको नॉलेज होगी। तो सबसे पहले आपने नॉलेज लेनी है। नॉलेज लेने के बाद सब्जी का एनालिसिस करना है चख के। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप नॉलेज लोगे, नॉलेज लेने के बाद उसकी फिर स्क्रीनर पे जाके बैलेंस शीट देखोगे, बैलेंस शीट देखने के बाद उसका एनालिसिस करोगे, इस कंपनी में क्या बेनिफिट है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। इसी को बोलते हैं रिसर्च करके एनालिसिस करना। तो श्रीमती जी ने जब खाया तो वो रिसर्च थी, उसके बाद उन्होंने अपने दिमाग में घुमाया ढंग से और फिर आपको जो निकाल के दिया वो एनालिसिस था। और उससे ये पता चला कि आप दोबारा सब्जी मत बनाना, मतलब आप इस वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। लेकिन कहीं अगर आपने सब्जी बढ़िया बनाई होती तो श्रीमती जी क्या कहती, मजा आ गया, आपने जो इसमें अदरक डाला है ना उससे जो टेस्ट आ गया ना, मजा ही आ गया। आपने जो इसके अंदर थोड़ा सा पनीर डाल दिया है ना, ये आलू मटर पनीर बन गया है, तो मजा ही आ गया। इसमें जो आपने थोड़ी सी क्रीम डाली है ना, इसके अंदर एक थिक फ्लेवर आ गया है। आगे से सब्जी आप ही बनाएंगे, मतलब आगे से इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ठीक, तो आपने एक रिसर्च एनालिस्ट बनना है, जिससे कि आप ये पता लगा पाए मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन ये आप डिसीजन तब ले पाएंगे जब उस कंपनी के बारे में आपको फुल नॉलेज होगी, कैसे बैलेंस शीट क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे होता है, उसे रीड कैसे, तब जाके आप बता पाएंगे। किस किस को मेरा एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया कि हाँ सर, रिसर्च एनालिस्ट करने के लिए हमें पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी। सही है सर, नॉलेज लेनी पड़ेगी। समझ में आई सर, सही है, अच्छा है एग्जाम। और मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल देता ही रहूंगा जिससे कि किसी को नींद ना आए और मजा आए क्लास में, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा सर। हाँ, कंसेप्ट तो क्लियर होगा। मेरे सारे के सारे एग्जांपल मजेदार होते हैं, मतलब आपको मेरी क्लास में जो याद रहेंगे ना वो एग्जांपल याद रहेंगे। और सारे एग्जांपल जो है ना मैं उस टाइम से रिलेटेड ही देता हूँ जो चल रहा होता है। मेरी श्रीमती जी बराबर में है ना, तो मुझे श्रीमती जी वाला एग्जांपल याद आया। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा किसी की कोई जी रस्तोगी जी बोलिए। सर एक्सक्यूज मी सर, मेरा लिंक ओपन नहीं हो रहा था, अभी पंकज जी से बात करके अभी लिंक ओपन हुआ है। अगर एक बार थोड़ा सा समराइज कर दें, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, सो दैट मैं थोड़ा सा उसको कॉप अप कर लूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम 5 मिनट में ही, हमने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया है, सिर्फ 8 या 10 लाइन पढ़ाई है। वो 8-10 लाइन बताने में 5 मिनट लगेंगे, मैं बता देता हूँ। हमारी टाइमिंग है क्लास की 8:30, 8:15, 8:20 के आसपास में क्लास में आ जाता हूँ। तो 10 मिनट में हम अपनी पिछली क्लास की क्वेरी लेते हैं। यानी कि अगर आपको आज की क्लास की क्वेरी लेनी है तो हम 10 मिनट पहले आइए, उसके लिए 8:15 आ जाइए, तो हम क्वेरी लेंगे। और 8:30 पे हमारी क्लास जो रेगुलर शुरू होगी वो होगी। और उसके बाद भी अगर किसी की क्वेरी होगी तो वो भी ले ली जाएगी। 8:30 के बाद भी छोड़ेंगे नहीं आपकी क्वेरी, लेकिन जल्दी आ जाएंगे तो थोड़ा जल्दी शुरू हो जाती है क्लास, और इतनी लेट नहीं आना है। और अगर लिंक ओपन ना होए तो लिंक हमने जो भेजा होता है वही ओपन होगा, बस आपने ढंग से करना है। ठीक है, चलिए आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए हम 8:15 पे आने के लिए कहते हैं। अगर कोई क्वेरी आ गई तो आप डायरेक्टली मुझे भी कॉल कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको अंदर ले लूंगा क्लास में, क्योंकि पंकज सर भी मुझे ही कॉल करेंगे। अगर कभी ऐसा हुआ तो पंकज सर भी मुझे ही कहेंगे तो आप 8:30 तक मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो। 8:30 के बाद मैं आपकी क्लास में होता हूँ, फिर कॉल मत करें। चलिए अब मैं जरा एक बार रिवीजन करा देता हूँ मैंने क्या पढ़ा है। जरा सर तेजी से पढ़ाऊंगा तो आप जरा ध्यान से समझेंगे। बुक हमने सबको भेज दी थी, आपने जहां तक प्रिंट करा ली होगी, एक बार बता देते हैं। सर रिसर्च एनालिस्ट कौन है? एक रिसर्च एनालिस्ट वो बंदा है जो कि फाइनेंशियल प्रोफेशनल है। फाइनेंशियल प्रोफेशनल मतलब सर, फाइनेंशियल मतलब जो अकाउंट से रिलेटेड फाइनेंशियल डेटा का रिसर्च करता है, और प्रोफेशनल मतलब जिसके पास एक डिग्री हो NISM 15 की, और जिसके पास एक स्पेशलाइज नॉलेज हो। स्पेशलाइज नॉलेज KNOWLEDGE, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब एक रिसर्च एनालिस्ट के पास कौन सी नॉलेज है? फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करने की। और डिग्री कौन सी है उसके पास? NISM 15। तो अगर आपके पास नॉलेज है प्लस NISM 15 की डिग्री है तो आप एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल बन जाओगे। और आपको काम क्या करना है? एनालाइज करना है मार्केट ट्रेंड। मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या फिर साइडवेज रहेगी, न्यूट्रल रहेगी, आपको ये ट्रेंड का पता लगाना है। फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करना है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खोजनी है और लोगों को ये बताना है भैया ये वाले इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा दो तुम्हें प्रॉफिट होगा।
और उसकी आप रिकमेंडेशन दे सकते हो। इंडिया में रिकमेंडेशन देने के लिए एक ही डिग्री है, NISM 15। अगर आपने NISM 15 किया तो आप शेयर, ये वाला शेयर खरीदो, ये वाला बेचो, इसका स्टॉप लॉस ये है, टारगेट ये है, ऐसे करके आप बता सकते हो किसी को, वरना नहीं बता सकते। किस किस चीज पे रिकमेंडेशन दे सकते हो? स्टॉक पे दे सकते हो, बॉन्ड पे दे सकते हो, और अदर सिक्योरिटीज पे भी दे सकते हो। सर स्टॉक का मतलब हो गया शेयर, और बॉन्ड्स का मतलब हो गया डेट फंड, मतलब डेट, डिवेंचर वगैरह, और ये अदर सिक्योरिटी का मतलब हो गया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी, और जो अदर टाइप की जितनी भी सिक्योरिटीज इश्यू होंगी उन सब पे भी आप अपनी राय दे सकते हो। जैसे आईपीओ पे भी राय दे सकते हो, वो भी तो सिक्योरिटी है। आईपीओ पे भी राय दे सकते हो, म्यूचुअल फंड पे भी दे सकते हो NISM 15 करने के बाद, ठीक है। और जिससे कि आप किस किस को दे सकते हो अपनी ये राय? इन्वेस्टर को दे सकते हो, फंड मैनेजर को दे सकते हो। फंड मैनेजर मतलब म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होते हैं वो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे सकते हो, मतलब बैंक्स को, जिससे कि वो आपकी बात मान के प्रॉफिट कर सके। मतलब आप इन सब बंदों के साथ भी टाई अप कर सकते हो, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के साथ टाई अप कर सकते हो रिसर्च एनालिस्ट बनने के बाद, बैंक्स के साथ टाई अप कर सकते हो, एंजल जीरोधा को भी, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को भी, सॉरी एंजल और जीरोधा को भी जरूरत पड़ती है, और म्यूचुअल फंड को भी जरूरत पड़ती है रिसर्च एनालिस्ट की। आप उनके साथ भी टाई अप कर सकते हो, और सारी की सारी कंपनियां भी आपकी जो रिपोर्ट होगी वो अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो अपने लोग हैं जो उनका जुड़े हुए, उनके साथ आपकी रिपोर्ट शेयर करेगी। और फ्री में भी कर सकती है, पैसे में भी कर सकती है, लेकिन आपको पैसे देगी। तो ये होता है एक रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट क्या है? एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है जो फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करता है और अपनी रिपोर्ट इशू करता है और शेयर रिकमेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी आपको याद करने। क्या पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है? रिसर्च एनालिस्ट एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है जो किस चीज का एनालिसिस करता है? फाइनेंशियल डेटा का। किसको कैसे करता है? वो रिकमेंड करता है और रिपोर्ट इशू करता है। किसको करता है? इन्वेस्टर को कर सकता है, बैंक्स को कर सकता है, म्यूचुअल फंड को कर सकता है, या फिर ब्रोकिंग कंपनीज को कर सकता है, एंजल जीरोधा को। ठीक है। किस किस चीज पर रिपोर्ट इशू कर सकता है? शेयर्स पे कर सकता है, बॉन्ड्स पे कर सकता है, डिबेंचर्स पे कर सकता है, और अदर सिक्योरिटी। अदर सिक्योरिटी के अंदर आईपीओ भी आ जाता है और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स भी आ जाती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर इतना समझ में आ गया तो एक पैरा पूरा हो गया। दूसरे पैरा पे जाते हैं। रस्तोगी जी, यहाँ तक कोई क्वेरी? नहीं, कोई क्वेरी नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर पर जाके रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा। जो चीज आपको सिर्फ 5 मिनट में समझाई गई है और लोगों को 1.5 घंटे में समझाई गई, तो 1.5 घंटे में समझने में ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। चलिए पहला भी समझा देता हूँ 5 मिनट में। क्या करता है सर एक रिसर्च एनालिस्ट? फाइनेंशियल एनालिसिस करता है। किसका? एग्जामिन करता है। एग्जामिन करने का मतलब क्या होता है कि सर ये आइटम बनाएगा तो कोई और, बनाई तो किसी और ने है, मैं तो सिर्फ चेक करूंगा। एग्जामिन करता है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 चीजें आती है। एक तो बैलेंस शीट, एक इनकम स्टेटमेंट जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोला जाता है, PL अकाउंट, एक कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट बोला जाता है, और एक होता है नोट्स टू अकाउंट। ये बुक में लिखे नहीं है, आप लिख लीजिए। एक होती है बैलेंस शीट, एक इनकम स्टेटमेंट जिसे PL अकाउंट भी बोला जाता है, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट। ये सब चीजें आपको जब रिकॉर्डिंग मिलेंगी तो आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा। अब एग्जामिनिंग समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, सर ये बनाता कौन है? फिर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये बनाता कौन है? कौन बनाता है? क्या कंपनी ने अकाउंटेंट रखा हुआ है? मैनेजमेंट बनाती है। जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, कंपनी ने जो अकाउंटेंट रखा हुआ है वो बनाता है। वो बनाने के बाद सीए ऑडिट कर देता है इसका। सीए चेक करता है पहले इसे अच्छे से, सीए उसको ऑडिट कर देता है। ऑडिट करने के बाद फिर फाइनेंशियल एनालिसिस आता है, हमारे पास आता है रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट आता है और फिर वो इसे चेक करके इस पे रिपोर्ट इशू करता है कि इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। और रिपोर्ट कैसे बनाता है वो हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे। ये कोर्स करने के बाद आप रिपोर्ट बनाना सीख जाएंगे और फिर एनालिसिस भी करना सीख जाएंगे कि मुझे शेयर में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। चलिए, यहां तक हम पढ़ा चुके थे। एक लाइन और पढ़ा देते हैं। सर एग्जामिनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो एग्जामिनिंग करता है, मतलब सिर्फ चेक करता है। लेकिन फाइनेंशियल रेशियो वो कैलकुलेट करता है। ये कोई उसे बनाकर नहीं देता, ये वो खुद कैलकुलेट करता है। ये सारे रेशियो वो खुद कैलकुलेट करता है जिससे कि वो एनालिसिस कर पाए कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं। अब रेशियो का एनालिसिस कैसे किया जाता है? चैप्टर नंबर 7 रेशियो एनालिसिस के नाम से एक चैप्टर है पूरा। जब वो वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो रेशियो एनालिसिस सिखा देंगे, आज नहीं सिखा रहे हैं। तो रेशियो एनालिसिस करता है, कैसे करते हैं वो अगले चैप्टर में बताएंगे। सर वो रेशियो कौन से होते हैं? एक होता है पीई रेशियो, एक होता है ROE, एक EPS और एक एटसेट्रा। देखिए हमारी क्लास लगभग 1 घंटे की हो गई है। कौन कौन कहता है कि क्लास सर और कराइए? अगर मैंने और कराई तो कम से कम आधे से 45 मिनट की क्लास और चलेगी अगले कंसेप्ट पे। और अगर किसी को लगता नहीं सर आज इतना हो गया हम इतना याद कर लेंगे, तो कोई बात नहीं, कल को कराएंगे। तो जो जो बंदे कहते हैं कि सर क्लास
और चलाइए 45 मिनट, वो एक बार हैंड रेज कर लीजिए, हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा है वो करिए। सिर्फ 2 ही बंदे हुए, 3 हो गए। हैंड रेज अब 6 हो गए। अरे और पढ़ना है, लोअर मत कीजिए, मुझे पता लगने दीजिए कि कौन कौन है। 6 हुए हैं सिर्फ 19 में से। सर ये फाइनेंशियल रेशियो जो 4 टाइप के बताए हैं, इसको एक बार सर रिपीट कर देंगे? सर फाइनेंशियल रेशो मैंने अभी बताया ही नहीं है, बस 4 नाम लिए हैं, बुक में लिखे हुए हैं। फाइनेंशियल रेशो होते हैं कम से कम 50-60 तरह के, वो पूरा का पूरा चैप्टर है, वो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, वहां पर बताएंगे फाइनेंशियल रेशो क्या है, उनसे कैसे एनालिसिस होता है, सब कुछ बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमने सिर्फ 2 पैरा पढ़ाए हैं, 2 पैरा आप लोग अच्छे से पढ़कर आएंगे। रिकॉर्डिंग जरूर देखेंगे, रिकॉर्डिंग 1 या 2 बार भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और इस रिकॉर्डिंग को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो आप रिकॉर्डिंग से कब मिलेगा? ये रिकॉर्डिंग में कोशिश करूंगा या तो आज रात को या सुबह तक भेज दूं। सर क्लासेस अल्टरनेट होंगी ना सर? सर अभी क्लास हम डेली रख रहे हैं 2-3 दिन, फिर अगर आपको लगेगा कि ऑल्टरनेट होनी चाहिए तो हम फिर से वोटिंग कराएंगे, और वोटिंग करने वाले अगर बंदे ज्यादा होंगे तो फिर हम ऑल्टरनेट कर देंगे, अगर कम होंगे तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है सर। एडीजी सर टाइमिंग यही रहने वाली है ना फिलहाल सर? हाँ, टाइम 8:30 ही रहेगा। क्योंकि सर वर्किंग डेज में क्या होता है, 8 बजे तक घर पे आ पाते हैं, 8 सवा 8 तक, 8:30 तक। अरे मैं भी काम करता हूँ, मैं भी नहीं आ पाता। 8:30 ही टाइमिंग रहेगी, इससे ज्यादा लेट करेंगे तो फिर नींद आती है। 8:30 से 9:30 या 10 o'clock तक हमारी क्लास चला करेगी, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि आधा घंटा फिर वैसे डिस्कशन में हो जाएगा, और बाकी 1 घंटा तो 10 बजे तक की क्लास चलेगी। एडीजी आपकी कोई क्वेरी हो तो बोलिए। एडी के नाम से एक ये वाली जो प्रोफाइल है, इनकी कोई क्वेरी है? हैंड रेज हुआ हुआ इनका। खुशहाल शर्मा जी बोलिए। वो शायद हैंड रेज क्लास एक्सटेंड करने के लिए था। ओके ओके। सर इसमें यार न्यूमेरिकल होने वाले हैं सर। एक मिनट, और किसी की कोई क्वेरी हो तो वो बोलिए, एक-एक करके बोलिए। सर क्वेरी यही है कि अगर अल्टरनेट क्लासेस रहेंगे तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा नेक्स्ट डे उसको प्रिपेयर करने का, जो हमने पढ़ा है। अगर डेली अगर रहेगा फिर तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज तक जितने बैच लिए हैं ना, ऑल्टरनेटिव ही लिए हैं। मतलब मैं भी चाहता हूँ कि आपकी ऑल्टरनेटिव क्लास हो, लेकिन ये बात आपको समझ में आने में भी 3 दिन लगेंगे। जिसको समझ, जैसे अब आप चाहते हो ऑल्टरनेटिव है, कोई बात नहीं। जो नहीं चाहते हैं ऑल्टरनेटिव, वो 3 दिन बाद अपने आप बोलेंगे ऑल्टरनेटिव कर दो, तो 3 दिन बाद हम ऑल्टरनेटिव कर देंगे। अगर सब कहेंगे तो, नहीं कहेंगे तो मुझे क्या प्रॉब्लम है ना? ओके सर। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं डेली होनी चाहिए तो डेली पढ़ाएंगे, अगर सबको लगता है ऑल्टरनेटिव होगी तो हम ऑल्टरनेटिव 2-3 दिन बाद कर देंगे। शुरू में 2-3 दिन लगातार पढ़ लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि शुरू में मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। शुरू में मैंने आज सिर्फ 2 डेली क्लासेस गुड देखिए, आ गया मेरे सामने। तो डेली क्लास लेंगे जब तक आप लोगों को ना लगे कि सर डेली क्लास ज्यादा हेक्टिक हो रही है, क्योंकि अभी आपको डेली क्लास इसलिए अच्छी लग रही है। आज पूरे 1.5 घंटे की क्लास में हमने सिर्फ 2 पैरे पढ़ाए हैं, लेकिन जब 1.5 घंटे की क्लास में मैं 10 पेज पढ़ा दूंगा और कहूंगा अगले दिन पढ़कर आने हैं, और अगले दिन फिर क्लास आ जाएगी और फिर 10 पेज पढ़ा दूंगा उसमें, तब आप कहेंगे सर 1 दिन का गैप होना चाहिए। तो तब देखेंगे, तभी कर देंगे, है ना? अभी स्टार्टिंग में वैसे भी मैं धीरे धीरे चलूंगा। देखिए, मैं अब आपको आज कुछ प्रोमिसेस कर रहा हूँ। हमारे इस बैच में आपको एक बंदे मिला देता हूँ। देखिए, इस बैच में सूर्यवंशी जी हैं हमारे, जो हमारे पिछले बैच से हैं। राधा जी हैं और सचिन जी हैं, 3 बंदे हैं, और शिशु रंजन जी 4, मतलब 4-5 बंदे हैं जो पिछले बैच से हैं। तो ये आपके सामने, हाँ आप भी हैं, ये आपके सामने गवाह हैं कि जो प्रोमिसेस मैं आपको करने वाला हूँ वो मैं इन सबको डिलीवर कर चुका हूँ। मतलब पिछले में 3-3 बैच है हमारा, तो पिछले 2 बैच के स्टूडेंट जो रिवीजन के लिए आए हैं वो आपके सामने गवाह हैं कि वो कहेंगे जो प्रोमिसेस मैं करता हूँ वो डिलीवर होते हैं और ओवर अचीव्ड होते हैं। अगर मैं बोलता हूँ इतना अचीव करूँ, वो इतना अचीव हो जाता है। जितना मैं बोलता हूँ उससे ज्यादा करता हूँ। तो क्या प्रोमिसेस है आपके लिए, बता देता हूँ। आज आपकी एक लेवल है माइंड का, आज आपका माइंड का एक लेवल है कि मैं इस तरीके इतनी तेजी से सोच सकता हूँ, इतनी तेजी से बात कर सकता हूँ, इतने सेकंड में मैं इतनी बड़ी चीज समझ लेता हूँ, और यहाँ तक ही समझ सकता हूँ। वो लेवल कई गुना बढ़ जाएगा ये कोर्स खत्म होते। मतलब आपने अपनी इतनी बड़ी जिंदगी में जितना एक्सपीरियंस लिया है ना, वो एक्सपीरियंस से 10 गुना ज्यादा मैं अगले 1 महीने में देने वाला हूँ।
वो लेवल कई गुना बढ़ जाएगा अगले 1 महीने में, और ये बात आप अपने मुंह से कहेंगे कि हाँ सर हमारा लेवल कई गुना हो गया है। जिस लेवल की नॉलेज हमें हो गई है वो लेवल की नॉलेज हमने 3 सालों में नहीं ले पाए। पहला प्रॉमिस। दूसरा प्रॉमिस, अभी आप जब बात करते हैं और जब 1 महीने बाद बात करने का आपका स्टाइल होगा वो बिल्कुल बदल चुका होगा। अभी आप जब बात करते हैं वो अलग तरीका है, और जब आप 1 महीने बाद बात करने का स्टाइल आपका जो होगा वो प्रोफेशनल हो जाएगा बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि आप डेली मुझसे बात करेंगे और डेली आपका सोचने का नजरिया ही बदल देगा। तीसरा, अभी आप काम नहीं है बिल्कुल भी। अभी आप जो है ना डिसीजन फट से ले लेते हैं और डिसीजन गलत भी ले लेते हैं। आज से 1 महीने बाद आप डिसीजन लेने में टाइम लिया करेंगे और आपके सभी डिसीजन सही हुआ करेंगे। अभी आप लोगों को 5 लाख रुपया महीना कमाना, 2 लाख रुपया महीना कमाना, 50,000 महीना कमाना कुछ बड़ा लगता है। आज से 1 महीने बाद चाहे आप कमा पाए या ना कमा पाए वो एक दूसरी बात है, लेकिन आपके पास आइडियाज होंगे वो पैसा कमाने के, और आप अपने मुंह से कहेंगे सर पैसा कमाना इजी है, हमें बस मेहनत करनी है। अभी आपके पास आइडिया भी नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ चलो 5 लाख रुपए महीना कमा कर बताओ तो आपके पास आइडिया भी नहीं है कमाने का। लेकिन आज से 1 महीने बाद आपके पास आइडियाज होंगे 5 लाख कमाने के, और आप मेहनत कर रहे होंगे और आप 5 लाख एक दिन कमाएंगे, 10 लाख भी कमाएंगे, 50 लाख भी कमाएंगे। आज से 1 महीने बाद आपके पास बहुत कुछ होगा। तो वो नॉलेज अगर बढ़ानी है, डेली आना है, डेली होमवर्क करके लाना है। होमवर्क में कुछ ज्यादा नहीं देता हूँ, जितना मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से आपको याद होना चाहिए, बस इतना ही बोलता हूँ। कुछ होमवर्क नहीं है, कभी कभी होमवर्क दूंगा तो उसके लिए छुट्टी भी दूंगा। अगर कभी ज्यादा होमवर्क दूंगा तो हमेशा मैं होमवर्क ज्यादा फ्राइडे के दिन देता हूँ। सैटरडे संडे ऑफ है तो 2 दिन में आप सारा होमवर्क निपटा लोगे। तो जब भी मैं होमवर्क दूंगा वो हमेशा छुट्टी के अगले मतलब 1 दिन पहले ही दूंगा। तो जो मेरे प्रोमिसेस है आपको कि आपको जितने आप अभी इस लेवल पे हो वो आउट परफॉर्म कर दोगे आप अपने लेवल पे। तो वो मैं जब ये कोर्स खत्म होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, और तब मैं आपसे फीडबैक लूंगा कि मेरे कोर्स कराने से आपकी नॉलेज बढ़ी नहीं बढ़ी। और मैं लिख कर देता हूँ, 10 में से 10 लोग ये बोलेंगे हाँ सर बढ़ी। जो 2-3 स्टूडेंट इस बैच में पुराने हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। कोई भी एक बंदा अपना फीडबैक दीजिए जरा। सचिन जी, अरे पुराने स्टूडेंट चले गए क्या? नहीं हूँ सर, हूँ। हाँ बताइए सर, कैसा लगा था आपको अपना कोर्स? सर मेरा तो बैकग्राउंड ही नहीं है फाइनेंस का, मैं तो साइंस बैकग्राउंड का आदमी हूँ। मेरे लिए तो बैलेंस शीट और ये सारी चीजें एकदम नई थी। लेकिन पिछला सेशन जब स्टार्ट किया सर तो ऑब्वियसली मतलब बहुत ग्रॉस डिफरेंस था, और मतलब मैं थोड़ा सा मतलब चीजों को फाइनेंशियल एंगल से समझना चालू कर दिया था मैं। फर्क तो बहुत पड़ा है सर, नो डाउट। और आप जो एक्सप्लेन करते हैं मतलब जनरल एग्जांपल जो देते हैं वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड रहता है सर। तो नॉलेज लेवल तो बहुत चेंज हो गया है, बहुत ग्रॉसली चेंज हो गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर सचिन जी। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे को, मैंने कल एक पोस्ट डाली थी जो मैं अब दिल से डालता हूँ कि जितनी बार मुझे कोई सर बुलाता है उतनी बार मैं उतनी ज्यादा कोशिश करता हूँ एक अच्छा स्टूडेंट बनने की। तो ऐसा नहीं है, आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत चीजें आप लोगों से सीख जाता हूँ। जब आप टिपिकल सी प्रॉब्लम लेकर आते हो, सर इसका आंसर दो, उसका आंसर दो, उससे मेरी भी वैल्यू बढ़ती है, मेरी भी नॉलेज रिवाइज हो जाती है। तो बहुत बढ़िया। और सचिन जी तो बहुत ज्यादा क्वेरी लेते हैं, मजा आता है इनकी क्वेरी लेने में, और मैं कभी भी किसी की क्वेरी को टालता नहीं हूँ। जितनी मर्जी क्वेरी लो, जो मर्जी पूछो। एक और चीज, आज से जब ये कोर्स खत्म होगा, आज से 1-1.5 महीने बाद, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर आप दे नहीं सकते होंगे। आप बिजनेस चैनल खोल लेंगे, CNBC आवाज और जी बिजनेस और CNBC TV 18 इंग्लिश वाला, और जो भी वो लोग बोलते हैं आज आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आज से 1.5 महीने बाद वो जो बोल रहे हैं ना उनकी बातों में कमियां निकालोगे आप। सर ये गलत ही बोल रहा था, ये तो गलत बोल रहा था, PE रेशो इतना है ही नहीं, इतना होना चाहिए था। क्योंकि न्यूज चैनल पे भी लोगों को नॉलेज कम है, वो कुछ भी गलत, तो आप उनकी गलतियां भी निकाल लोगे। अगला काम जो मेरा होमवर्क है जो आपको करना है, वो क्या करना है, मंडे से लेके फ्राइडे तक सुबह को 7 बजे से लेके 9 बजे तक जी बिजनेस देखना है। सुबह को 7 से 9 2 घंटे जी बिजनेस देखना है। वो जो भी बोलेंगे अगर आपको समझ में ना आए तो उसे कॉपी पे लिख लेना है, सर उन्होंने ये बोला था मेरे समझ में ही नहीं आया, बताओ क्या है। फिर मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा, तो कुछ टाइम बाद आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा वो क्या बोल रहे हैं। वो नए नए वर्ड यूज करेंगे, और वो नए नए वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपने अपने पास कॉपी पे लिख लेने हैं, फिर उन्हें गूगल पे सर्च करना है, समझना है। तब भी समझ में ना आए तो मेरे से पूछना है रोजाना क्लास में, मैं सबके सब बताऊंगा, और आपकी नॉलेज इतनी हो जाएगी कि आपको सब समझ में आने लगेगा। और कुछ टाइम बाद आप उनकी गलतियां निकालने लगोगे, सर ये गलत ही बोल रहा है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ये कह रहा है मार्केट बढ़ेगा, मेरे हिसाब से गिरनी चाहिए, और देखना गिरनी जाएगी।
फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी ज्यादा है ना सर इसमें, ज्यादा जितने भी। टर्मिनोलॉजी आपको वहां पर न्यूज चैनल पे देखने को मिलेंगी, और सारी टर्मिनोलॉजी अगर आपको समझ में नहीं आएंगी तो मैं क्लियर करूंगा। तो आप सब ने 7 to 9 जी बिजनेस देखना है, और एक इंग्लिश चैनल है CNBC 18, और एक ब्लूमबर्ग भी है। अगर वो तो आप किसी भी टाइम देख लो, मतलब मजेदार है, लेकिन वो उसी को समझ में आएगा जो पहले जी बिजनेस समझ लेगा। तो सबसे पहले जी बिजनेस देखो अभी जब तक कोर्स चल रहा है, उसके बाद वो इंग्लिश वाले चैनल देखना, फिर वो जो है टिपिकल है तो वो बाद में देखना, लेकिन नॉलेज बहुत बढ़ाएंगे आपके चैनल। ठीक है, तो एक होमवर्क ये भी है, सुबह से 7 से 9 CNBC देखता हूँ सर, ट्रैक करता हूँ कि क्या चल रहा है क्या मार्केट में। लास्ट टाइम आपने स्टॉक बताया था एक्साइड इंडस्ट्रीज, तो उस समय वो 400 के आसपास था, अभी बीच में 420 में गया, अभी 412 है। आपको एक्साइड इंडस्ट्री कब बताया था? जो डेमो क्लास में आप बात कर रहे थे। और अगले दिन वो कितना भागा था? 405% भाग गया था। मैंने उसका प्रॉफिट भी 1 लाख रुपए बुक किया था। मैंने अगले दिन स्क्रीनशॉट डाला था। आप लोगों को मैं अपने एक ग्रुप में जोड़ दूंगा जिसमें मैं अपनी रोज रिकमेंडेशन देता हूँ, और जितने भी पुराने स्टूडेंट है वो गवाह हैं। अगर मैं 10 रिकमेंडेशन देता हूँ उसमें से 8 5% भागती है अगले दिन। ठीक है ना, 5% भगाना किसी शेयर को कोई किसी हलवा नहीं है। कोई मैं कोई बोले तो एक्सपीरियंस है कुछ सारा आपका। नहीं, 1% तो तुक्का हो सकता है भाई। आपने कहा BHL बढ़ेगा, हो सकता है बढ़ जाए 1%। तुक्का भी लग सकता है, लेकिन मैं जितनी चीजें बताता हूँ सारी 5% भाग जाती है, तुक्का नहीं है, ये एनालिसिस है। सर आप वो लिंक शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। लिंक नहीं, मैं डायरेक्टली आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है सर, मैं आपको पर्सनली टेक्स्ट कर दूंगा। करने की जरूरत नहीं है, सबके नंबर में सेव करके इस ग्रुप के सभी बंदों को उसमें ऐड कर दूंगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शब्बा खैर, राधे राधे, राम राम। गुड नाइट सर, नमस्कार। आपने और सर जो मैं भी ये कहना चाहूंगा, आपने जो एक्साइड बैटरी का जो भी आपने दिया था, वो मार्केट डाउन होने के बाद वो डाउन नहीं हुआ, और अभी भी 400 का रेशो था, आई थिंक 410 411 जो भी चल रहा है। मार्केट 26 मतलब कितना टूट गई? कम से कम 5-6% टूटी हुई है, लेकिन एक्साइड भी प्रॉफिट में है। एक्साइड आज भी प्रॉफिट में है। चलिए, एक अगर आप देखते जाते आने वाले 2 महीने के अंदर निफ्टी 27,000 तोड़ेगा। सर बिल्कुल देखेंगे ना, तोड़ेगा। 2 महीने बोल रहा हूँ, 2 साल नहीं बोल रहा हूँ। 2 महीने के अंदर निफ्टी 27,000 तोड़ेगा। आपका बैच खत्म होने से पहले टूट जाएगा। सर अभी न्यूज के बाद से, GST की न्यूज के बाद से ही वो अब तेजी से करेक्शन आएगा। और अगर आप देखेंगे ना सर ग्लोबल मार्केट में, तो निफ्टी का ऑल टाइम हाई 26,200 के आसपास था, और अभी हम 24,800 के आसपास हैं। तो अगर देखो तो 5% करेक्शन हुआ है, वो तो वैसे भी हो जाता है इतना करेक्शन तो इंडिया में। 15 दिन के अंदर 15 दिन से 1 महीने के अंदर ट्रंप ने जो हम पे टैक्स लगाया है वो वापस कर देगा, और जैसे उसने वापस लिया मार्केट 27,000 तोड़ेगा। सर एक डाउट है सर कि ये काला है ना कि हम जो प्रक्रिया थी वो गोल्ड को कैप्चर कर रहे हैं। धीरज जी, मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। सब लोग म्यूट कीजिए, फिर इनकी आवाज साफ आएगी। यस सर, अब क्लियर है सर? हाँ, आप क्लियर आ रही है, बताइए सर। जो ब्रिक्स के है ना, इन्होंने एक अनाउंसमेंट जैसे किए कि इंटरनली कि ये लोग अगर डॉलर के साथ नहीं उसको ट्रेड करेंगे ना, तो गोल्ड को प्रेफर करेंगे। तो मे बी गोल्ड की कोई डिजिटल टाइप की कोई गारंटी वगैरह देके ये आपस में ट्रेड कर सकते हैं। तो उसकी वजह से गोल्ड का एक व्यू है कि ये मे बी बढ़ भी जाएगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। मैं ये वाली चीजें आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। अब लंबी हो जाएगी क्लास। जो जाना चाहता है जा सकता है। हम क्लास से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बता देता हूँ। गोल्ड जो है, म्यूट कर लीजिए। गोल्ड में क्या हुआ था, आज से कुछ साल पहले इंग्लैंड में जो भी गोल्ड ट्रेड होता है कमोडिटी एक्सचेंज पे, उसका जो हमारा गोडाउन है, जो उसका स्टॉक है हमारा, वो इंग्लैंड में रखा हुआ है, सबको पता है। तो क्या हुआ, आज से 2 साल पहले इंग्लैंड का ऑडिट हो गया। ऑडिट करने से पता चला कि कई हजार कई लाख टन गोल्ड गायब है। मतलब ऑडिट करने पे पता चला स्टॉक में गोल्ड ही नहीं है। अब स्टॉक में गोल्ड ना होने का रीजन क्या हो सकता है? या तो तुम्हारी गिनती गलत है, या तो गिनती गलत हो गई है, या फिर इंग्लैंड गवर्नमेंट ने
उस गोल्ड को बेच के खा लिया और उन पे गोल्ड है ही नहीं। अब जैसे ही उन्हें ये बात पता चली तो इंग्लैंड गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी एक बार और ऑडिट करवा लो। तो एकदम से तो ऑडिट होता नहीं है, तो इंग्लैंड गवर्नमेंट ने कहा कि पहले हम अपना ऑडिट करेंगे, फिर उसके बाद आप एक और ऑडिट करा लो, और आपके वहां पर गोल्ड हो ना हो हम तो आपको गोल्ड देंगे ही। इंग्लैंड गवर्नमेंट की तो गारंटी है। उस टाइम पर गोल्ड हुआ करता था 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 50-60,000 रुपए। जैसी वो ऑडिट हुआ और ये पता चला वहां पर गोल्ड की शॉर्टेज है, मैंने उसी दिन बोल दिया था कि अब ये गोल्ड 1 लाख पार हो जाएगा। और आप देख लो 6 महीने लगे हैं बस, 6 महीने पहले 8 महीने पहले ऑडिट हुआ था और एक ही दिन में वो गोल्ड जो है 50,000 वाला 65,000 हो गया था। 10% एक ही दिन में कैप लग गई थी, फिर उसके अगले दिन फिर 5%, फिर 5%, और बढ़ता 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 1 लाख पार ही कर गया। तो जिस दिन ये वाली न्यूज आई थी, जिस दिन वो 50,000 पे था, मैंने उस दिन सबको बोल दिया था गोल्ड 1 लाख पार हो जाएगा और 1.5 लाख भी पार हो सकता है। लेकिन एक और चीज बता देता हूँ, अब वो ऑडिट दोबारा होने वाला है 2-4 महीने में। अगर ऑडिट वाले में इंग्लैंड गवर्नमेंट ने अपना गोल्ड खरीद के पूरा कर दिया है, तो फिर जिस दिन वो गोल्ड पूरा निकल जाएगा उस दिन गोल्ड गिर जाएगा। अगर ऑडिट दोबारा हुआ और वहां जाके पता चला कि इंग्लैंड का गोल्ड, बेसिकली सर अभी ये ऑल टाइम हाई के आसपास है अगर देखें तो। हाँ, इस टाइम तो मैं बेच रहा हूँ गोल्ड, मैं तो बेच दिया गोल्ड साहब। मतलब मेरे हिसाब से गोल्ड अब डाउन है। आप कह रहे हो ना बढ़ जाएगा, मैं कह रहा हूँ डाउन है। अब गोल्ड खरीदना है जब 70,000 आ जाएगा तब दोबारा। और सर ऐसा भी लॉजिक होता है ना कि मतलब अगर मार्केट में देखें, इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट ग्लोबली, तो काफी ज्यादा अनसर्टेनिटीज है टेरिफ वॉर के चक्कर में, तो इस केस में लोग बचने के लिए गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ लोग। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा आज, उसमें गोल्ड के ऊपर मैंने वो वीडियो बनाई हुई है। गोल्ड के बारे में A to Z बोला हुआ है मैंने उसमें, मैं भेज दूंगा, आप लोग वो देख लेना। शॉर्ट में बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जो हर एक देश में चलती है। भाई अमेरिका में डॉलर चलता है, इंडिया में रुपी चलता है, लेकिन गोल्ड हर एक देश में चलता है। तो जब भी कोई देश बैंकरप्ट होगा, बैंकरप्ट मतलब सर मैं पेमेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस दिन उसकी करेंसी खत्म हो जाएगी। तो किसी भी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना है, मान लो आप डॉलर लेके घर में बैठे हो तो एक रिस्क है। मान लो अमेरिका बैंकरप्ट हो गया तो आपके डॉलर खत्म। लेकिन गोल्ड की करेंसी नहीं है, और गोल्ड अपने आप में एक यूनिवर्सल करेंसी है, वो कभी भी बैंकरप्ट नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कभी झगड़ा होता है दो देशों में जब भी झगड़ा होगा, जब भी किसी देश में आर्थिक मंदी आने के संकेत होंगे, तो फिर गोल्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है। तो गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है उस केस में, क्योंकि वो सेफ इन्वेस्टमेंट है इसलिए। ठीक, बाकी मैं गोल्ड पे आपको पूरी की पूरी एक वीडियो भेज दूंगा जो लगभग 1 से 1.5 घंटे की है, और वो आपकी नॉलेज बहुत बढ़ाएगी आर्थिक मंदी पे और गोल्ड पे मिलाकर है वो वीडियो। और इतनी नॉलेज उस अकेली वीडियो में जितनी आपको अभी भी नहीं है। मतलब पूरा कोर्स को छोड़ दो, उस अकेली वीडियो में नॉलेज है, वो मैं ढूंढ कर भेजता हूँ, आज ही भेज दूंगा। तो वो लोग और कोई किसी की, वरना लंबी हो गई है क्लास।